हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज आप आउटफ्लो कर रहे हैं कितने का? 5 मिलियन का, जिससे आपकी ये सेविंग है। 16,000 आपने हर साल खर्चा करना है और हर 2 साल के बाद 200,000 का और खर्चा करना है, और 10th ईयर के बाद आपको ये 70,000 वापस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी फाइलें हैं अवेलेबल, उसमें अगर हम देखें कि ये फरवरी 2013 के क्वेश्चन की वर्किंग है, तो हमारे पास 0 to 10 ईयर्स की वर्किंग है, और ये 10 ईयर यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि 70,000 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं अभी आपको रिव्यू करा देता हूँ ताकि आप इसके ऊपर कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है बेटा, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज आउटफ्लो। इस आउटफ्लो के ऊपर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं। आपके जो पुराने क्वेश्चन थे ना वो डिसअपियर हो गए। अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज़ उसको री इनिशिएट करें। अच्छा, डेप्रिसिएशन बेटा हमने यहाँ से निकाल ली, ये हमारे एक्सपेंस बन गए। कैश सेविंग हमें मिल रही थी कैसे? एक 595,000 है, 695,000 है, और एक 555,000 है। इन दोनों को जमा कर लिया तो ये हमारे पास आ गया है 1250,000। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरह आएगा? ये सेविंग है हमारी, ये एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को नेट किया तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके ऊपर हम पे करेंगे 35% टैक्स। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हमें निकालना होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स किस तरह आता है बेटा? ये सेविंग थी, ये कैश एक्सपेंस था, ये टैक्स था। ठीक है, और अदरवाइज हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर हमें डिस्काउंट फैक्टर पे यूज करना है 11.7%। ठीक है, ये करेक्शन कर दिए, ये मेरे से पहले समझ नहीं आ रहा था मुझे। अब ये बता दूं कि ये 11.7 है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.117। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.117 जब हम करेंगे तो ये डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास सारे सालों के डिस्काउंट फैक्टर आ गए। इसको मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, और प्रेजेंट वैल्यू इस केस में आ रही है पॉजिटिव। इट मीन्स प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। दिस इज इसकी एनपीवी है और प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटा, इस शीट की जो आपके सामने है इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताएं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों निकाला है? ताकि हमें मालूम हो सके कि टैक्स कितना होगा। ठीक है सादिक साहब। ठीक है बिलाल सदीकी साहब, ये पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। देखें, शुड टेक्सटाइल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट इफ टैक्सेशन रेट इज 35%। ठीक है बेटा, टैक्स रेट कितना है? 35%। इससे पहले हमने इसके लिए ही ये वैक पढ़ा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने वैक को इसीलिए ही पढ़ा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, 12%। और इसकी रैशनल को भी हमने जाके पढ़ा कि जब टैक्स होगा, क्या होगा बेटा? टैक्स। तो हमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले लिखे जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और इंटरेस्ट इज टैक्स एडमिसिबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज टैक्स एडमिसिबल एक्सपेंस, तो हमें उसका एडवांटेज होता है। अच्छा, इसी का एक और सिनेरियो बनाते हैं अभी, जहां पे टैक्स नहीं होगा, जहां पर टैक्स नहीं है। ठीक है, यहां पे टैक्स नहीं है, टैक्स इज 0%। टैक्स इज
0%। ठीक है, तो बेटा अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और लोन के ऊपर आपने क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, दिस अमाउंट, और ये है हमारा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 2.4 मिलियन। तो आपका आउटफ्लो भी कितना होगा, 2.4 ही होगा। ठीक है, आपने टैक्स कोई नहीं देना, तो टैक्स बेशक ना दें, लेकिन जिनसे आपने लोन लिया है उनको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 2.4 मिलियन। तो इस केस में जो आपकी कॉस्ट है ना इंटरेस्ट की, दैट इज 2.4, और लोन आपने कितना लिया है, दिस वन। ठीक है बेटा, जब हम अगर इसको सॉल्व करें, दिस डिवाइड बाई दिस, तो कितना आ रहा है, 0.08, और इसकी कॉस्ट निकालें तो कितनी बन रही है, 8%। जबकि इस केस में जहां पे हमें टैक्स एडमिसिबल है, उस केस में हमें इसकी कॉस्ट पड़ रही है 5.2। तो जब टैक्स होगा तो सेम इंटरेस्ट रेट जो 8% था वो हमें कॉस्ट करेगा 5.2, और जब टैक्स नहीं है तो वो हमें कॉस्ट करेगा 8%। क्योंकि जब टैक्स आप पे करेंगे, ठीक है, तो आपको वो कॉस्ट कर रहा है, एडिशनल कैश फ्लो क्या आ रहा था, 1.56। जब यहाँ पे टैक्स नहीं है तो आपका कैश फ्लो क्या आ रहा है बेटा, 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन। तो आपका टैक्स रेट क्या है, 8%। अब अगर आप इस क्वेश्चन में आए तो पहले वाले केस में क्या है, इग्नोर टैक्सेशन, और जब हम फर्स्ट केस का ट्रीटमेंट देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज किया है, 18% ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इग्नोर टैक्सेशन, इग्नोर टैक्सेशन। जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा था उसको हमने डिस्काउंट फैक्टर के साथ सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जी बेटा, देखो अब डेप्रिसिएशन तो इज अ नॉन कैश एक्सपेंस था, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास आउटफ्लो ये हो जाएगा, कैश सेविंग ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास निकलेगा स्ट्रेट अवे कैश फ्लो, दैट इज कैश फ्लो। कितना आएगा बेटा, ये इन हो रहा था और ये खर्चा हो रहा था, तो हमारे पास ये आ गए कैश फ्लोस, और हमें हमें यहाँ डिस्काउंट फैक्टर लगाना पड़ेगा कितना, 18% ही। तो जब इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एनपीवी आ रहा है 184,988। यहाँ पे देखें 184,988। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है कि आपने इग्नोर किया किसको, टैक्स को। दोबारा समझिए क्वेश्चन को सारे को, ये आउटफ्लो होंगे आपके, ये कैश सेविंग्स होंगी, ये नेट कैश फ्लो आ गया। ठीक है बेटा, नेट कैश फ्लो। अब आप जो जिस पे लोन लिया है ना वो कितने परसेंट है, 18%। आपने उनको 18% पे करना है। ठीक है, क्या करना है, 18% पे करना है। तो 18% में डिस्काउंट किया, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। इस केस में हम करेंगे 18% पे, और जब टैक्स का केस होगा तो वो हो जाएगा बेटा कितने परसेंट, 11.7%। 11.7%। जी बच्चों, आपके क्वेश्चन प्लीज। जी बेटा, हमने पहले डिस्काउंट फैक्टर के लिए कभी फार्मूला नहीं लगाया था, हम आज जाकर ये समझ रहे हैं कि हमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कब अप्लाई करना है। राज सिद्दीकी साहब चैप्टर को ग्रो कर रहे हैं ना, आज आपको मैं पराठे खिला रहा हूँ।
प्रॉफिट का बता दें कैसे आया है। ठीक है बेटा, प्रॉफिट कैसे आया है आओ देख लेते हैं। ये आपका बेटा है एक्सपेंस, 16,000 रुपये मेंटेनेंस के होने थे ना, 493,000 आपकी डेप्रिसिएशन, ये दोनों एक्सपेंस हो गए, इनका टोटल एक्सपेंस हमने लिख दिया। ये कैश सेविंग, कैश सेविंग कितनी थी बेटा, दैट इज 695,000 प्लस कितनी है, 695,000 प्लस 555,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कैश सेविंग। तो ये सेविंग है, यानी कि एक तरह की हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ गूगल ड्राइव पे। ठीक है बेटा, ये इसके ऊपर टैक्स ले लिया, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, इस तरीके से भी आ सकता है। और अगर मैं एक और तरीके से भी आपको बता दूं कैसे आएगा, ये सेविंग है, इसमें से लेस करेंगे टैक्स, इसमें से लेस करेंगे ये जो कैश पे कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है 974,650, यहाँ पे भी 974,650। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ सकता है। जी बेटा, और क्या क्वेश्चन है। अच्छा, जैन साहब कह रहे हैं 11.7% क्यों बेटा, यहाँ पे क्या क्या किया है कि टैक्सेशन रेट इज 35%। ठीक है, और आपने ये क्या किया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स है ऑफ एटलीस्ट 18% ऑन इन्वेस्टमेंट, 18% आपने रखना है। ठीक है, जब टैक्सेशन का केस आएगा तो हमने अभी फार्मूला सीख लिया है कि वो हो जाता है के डी 80 दैट इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन रीड कर देते हैं एक दफ़ा। ये बेटा हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज फरवरी 2013 का क्वेश्चन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। टैक्सेशन की वजह से डिस्काउंट फैक्टर कम क्यों हो जाता है, फैसल साहब आए इधर, आपको ये बात दोबारा समझाते हैं। देखो बेटा, पहले ना हम इस केस को लेते हैं, 5 मिलियन आपके पास है, सपोज कर रहे हैं कि आपके पास है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम ये सपोज करें, हम ये सिनेरियो भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने किसी से लोन नहीं लिया हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 5 मिलियन। टैक्स रेट है 35%, इसका 35% आप टैक्स पे कर दोगे, तो इनफैक्ट आपके पास से कितना कैश आउटफ्लो हो जाएगा, 1.75। ठीक है, ये टैक्स अथॉरिटीज आपसे ले जाएंगे। क्लियर। अच्छा, हमने क्या किया बेटा, ये सिनेरियो हमारे पास था, हमने अभी किसी से 30 मिलियन का लोन पकड़ लिया और उसको कहा कि भाई तुम्हें 8% इंटरेस्ट देंगे। उसने कहा ठीक है भाई, बड़ा खुशी की बात है। 5 मिलियन हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 8% जब हमने इंटरेस्ट दिया, उसको कितना इंटरेस्ट दे दिया, 2.4 मिलियन। 30 मिलियन का 8% लिया, 2.4 मिलियन, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया, 2.6। अब इसके ऊपर हमें टैक्स देना है, दैट इज 910,000। तो बेटा हमारे पास से कैश आउटफ्लो कितना होगा, दिस टैक्स अमाउंट एंड दिस इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों हमारे पास से जाएंगे ना, तो हमारे पास से पैसे चले गए 33,10,000। जब लोन नहीं लिया हुआ था तो जाते थे 17,50,000, जब लोन लिया हुआ है तो कैश जा रहा है 33,10,000, तो एडिशनल कितना जा रहा है, 15,60,000। ये 30 मिलियन का लोन लेकर एक्स्ट्रा जो कैश देना पड़ रहा है ना बेटा, वो देना पड़ रहा है 15,60,000। ठीक है, 15,60,000 को हमने 30 मिलियन पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये इनफैक्ट हमें कॉस्ट कर रहा है 5.2%। और इसको हम सिंपली भी निकाल सकते हैं, के डी बिफोर टैक्स है 8%, और के डी आफ्टर टैक्स जब लेना हो तो आई इंटू 1 - टी। आई है 8%, टैक्स रेट है 35%। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा 5.2%। ओके, जैसे अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है
उसमें कितना दिया गया है, ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया गया 18%, ये है बेटा कितना 18%, ठीक है। अच्छा जी, टैक्स रेट है 35%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 11.7%। जब आपने टैक्स के साथ ट्रीटमेंट करना है तो आप 11.7 पे डिस्काउंट करेंगे। विद टैक्स वी विल डिस्काउंट एट 11.7%, क्योंकि हमें ये कॉस्ट कर रहा है। और विद टैक्स, विदाउट टैक्स हम करेंगे डिस्काउंट एट 18%, ठीक है बेटा। आप शायद बात कुछ क्लियर हुई हो कैसे साहब। क्लू ये है बेटा, जब ये लिखा हो, एक सेकेंड, जब ये लिखा है ना रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स, तो आपने देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आपको कोई और क्वेश्चन दिखाऊं, उसमें बेटा लिखा होता है आफ्टर टैक्स। जैसे इनकम टैक्स रेट है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी रिक्वायर्स 13% आफ्टर टैक्स रिटर्न। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर टैक्स ऑलरेडी दिया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रेलिवेंट डिस्काउंट रेट दी गई 12%, इसमें आफ्टर और बिफोर की बात ही नहीं की गई। तो हमें क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है ना, वो करना होता है आफ्टर टैक्स के साथ। और अगर कह दें इग्नोर टैक्सेशन, तो फिर हमें करना होता है बिफोर टैक्स के साथ। ठीक है बिलाल सिद्दीकी साहब। ये बेटा सारी कैलकुलेशन जरूरी है, आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये प्रूव हो रहा है। एक सिंपल फार्मूले से भी आ सकता है, लेकिन इसकी पूरी रैशनल आपको समझाई है। केडी, केडी बेटा हमारे पास जो फंड्स है ना, 3 सोर्सेज से आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे शायद मैं बताता चलूँ कि एक हमारे पास है डेट, एक है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक प्रेफर्ड शेयर कैपिटल। अगर हम लोन लेंगे तो उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट ही बेटा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लिखा जाता है पहले। डिविडेंड जो है वो सारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमें सिर्फ ये जो काम करना पड़ता है ना, दिस इज ओनली फॉर डेट। ये इक्विटी के लिए या प्रेफर्ड स्टॉक के लिए ये चीज अलाउ नहीं है। ओके बेटा, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। नहीं बेटा, हम तो इस इन्वेस्टमेंट को स्टडी कर रहे हैं ना। देखें बेटा, यहाँ पे जो ये 30 मिलियन की बात ही करें आफ्टर 10 ईयर्स, हमारा क्वेश्चन अभी इस इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक है। जो ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो अगली इन्वेस्टमेंट है, वो उसको 10 साल बाद जाके देखना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज इररेलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके जी बेटा, तो आज मैंने आपको सिखाया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या सिखाया है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो ये मैं आपके साथ इधर शेयर कर दूंगा, फिर आप इसको ना अंडरस्टैंड भी कर लेना। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है किसी का। जी बेटा, हम जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। जी बेटा, इसकी अभी प्रैक्टिस हम और भी पास पेपर्स कर रहे हैं, उसमें से हम इनको कंसिडर करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज आ जाए हम
जो हमने आज नई चीज़ें पढ़नी हैं उनको देख लेते हैं। जी बेटा, कल आपको होमवर्क दिए थे, उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर हम होमवर्क की तरफ भी आ जाएंगे। आज हम चेक करेंगे, स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, this is also a risk measure. Risk can be measured by the possible variations of outcomes around the expected values. One useful measure of such variation is the standard deviation of the expected value. Standard deviation का फार्मूला बेटा ये है, standard deviation is x minus x bar का whole square into probability, और उसका सम लेते हैं हम और इसको अंडर रूट कर लेते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज द अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, तो x बार क्या है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, x रिप्रेजेंट द ईच पॉसिबल प्रॉफिट और p रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी। तो ये फार्मूले में कैसे अप्लाई होता है आए देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि इसका ना रिस्क मेजर करें। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। हमने क्या किया है, 150 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, 45 आ गया। 200 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। 250 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। इन सबको जमा किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है प्रोजेक्ट एस की, दैट इज 205। ऑन द अदर हैंड हमने प्रोजेक्ट टी के ये कैलकुलेशन इस तरीके से की और उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 220। तो किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है बेटा? प्रोजेक्ट टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेते हो तो हम प्रोजेक्ट टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम बेटा किस में करेंगे, ये देखने के लिए हम स्टडी करेंगे, अभी मेजर करेंगे रिस्क को। तो थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखो बच्चों, प्रोजेक्ट टी में जो है ना 400 लॉस होने का भी चांस है और 800 प्रॉफिट होने का भी चांस है। इसका मतलब है कि यहाँ लॉस है, जबकि प्रोजेक्ट एस में लॉस नहीं है। उसमें कम से कम प्रॉफिट 150 का चांस है और मैक्सिमम प्रॉफिट है 250 का। तो इस बेटा इस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और डेविएशन क्या होती है? डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन। अगर आप बेटा इसकी रेंज देखें ना, रेंज, इसकी रेंज कितनी है? 100। मिनिमम पॉइंट है 150, मैक्सिमम पॉइंट है 250। तो रेंज इज 100, 250 माइनस 150। जबकि बेटा यहाँ रेंज कितनी है? दैट इज 1200 माइनस 400 से लेके 800 तक। यहाँ पे वेरिएशन आ सकती है 1200 की, यहाँ पे वेरिएशन है जस्ट 100 की। ये कैसे मेजर होती है? थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। आए इसको मेजर करते हैं। प्रोजेक्ट टी इज मोर रिस्की, however the the prospects of a profit as high as 800, but also the possibility of a loss of 400,000। तो प्रोजेक्ट एस का जब हम निकालेंगे वेरिएंस तो कैसे आएगा बेटा? ये प्रॉपर्टी लिखी, ये प्रॉफिट रखा, हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली भी थी। कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है प्रोजेक्ट एस की? 205। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे? 150 माइनस 205 क्या आ जाएगा? माइनस 55। 200 माइनस 205 माइनस 5, 250 माइनस 205 45। ठीक है बेटा, इसको क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। इसका लिया पहले हमने स्केयर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से, दैट इज 907.5, 7.5, 810 और वेरिएंस आ रहा है 1725। और जब हम इसका लेंगे अंडर रूट तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है 41.533। ये जो वैल्यूज हैं ऑन एवरेज अपने स्टैंडर्ड से, यानी कि अपने मीन से, सेंट्रल पॉइंट से 41,533 वैल्यूज का डिफरेंस है। ओके, क्योंकि बेटा देखो डिफरेंस यहाँ कितने कितने का नजर आ रहा है? 50-50 का। लेकिन सम में प्रोबेबिलिटी 0.3 नहीं है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए? 1। तो ये इसमें 0.4 था,
तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आ रहा है 41,533। लाइक वाइज प्रोजेक्ट टी को देखते हैं। प्रोजेक्ट टी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थी बेटा, वो आई थी 220। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे -400 -220, बेटा ये बन जाएगा -620। 300 -220 80, 400 -220 180, 800 -220 580। इसका लेंगे स्केयर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनका सम करेंगे तो ये वेरिएंस बन गया। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है, दैट इज 342,929। बेटा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो रिस्क शो करती है कि इसमें आपस में वैल्यूज इतनी वेरी करेंगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा वेरी कर सकती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आ रही है? नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। जब बेटा स्क्वायर होता है ना तो नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है। ये बेटा बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन। एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स बार बेटा यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है हमने। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, दिस इज एक्स बार। यहाँ देखिए फार्मूले में बताया भी था, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है दैट इज एक्स बार। एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। जो प्रॉफिट्स आपको दिए हो उसको प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इनका सम करके एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे 205 और यहाँ पे 220। जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिलाल सदीकी साहब। अच्छा बेटा, अब इसके आगे इंटरप्रिटेशन। इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन है 41,533। इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन है 342,929। इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 205, इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 220। तो बेटा हम एक चीज निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये निकलती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ये आ रहा है 0.20 और ये आ रहा है 1.56। तो जो वैल्यू ज्यादा होती है ना बेटा, उसका रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इफ द मैनेजमेंट आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स क्या होते हैं? रिस्क को अवॉइड करने वाली। तो वो किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी? प्रोजेक्ट एस को, क्योंकि उसके अंदर लॉस होने का चांस नहीं है। They might therefore prefer project S because although it has a smaller expected value of profit, the possible profits are subject to less variation, और उसके अंदर वेरिएशन भी कम है। The risk associated with project T can be compared with the risk associated with project S. If we calculate the coefficient of variation for each project, the ratio of standard deviation of each project to its EV. तो जिसकी coefficient of variation ज्यादा होता है बेटा, वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होता है। और रिस्क सीकर जो है वो प्रोजेक्ट टी को लेगा कि वो उसने कोई भी चांस उसको मिले वो उसको अवेल करने की तरफ जाता है। तो बेटा हमने क्या सीखा अभी आज? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर हम इस तरीके से निकालेंगे, ये प्रॉफिट थे, ये प्रोबेबिलिटी थी, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज। फिर हम इसका लेंगे स्केयर और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। ये वैल्यूज आ गई, इनका सम करेंगे, ये वेरिएंस बनेगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद हमें बताता है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, तो वो हमें और क्लियर पिक्चर दे देगा। The decision maker can then weigh up the expected value of each option against the risk, the standard deviation that is associated with it. तो इस तरीके से हम अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में क्या होगा कि हम अपने सारे पॉसिबल
आउटकम्स जो है ना उनको जॉट डाउन करेंगे इन अ डायग्राम, जिसको हम कहते हैं ट्री। ठीक है, आए इसकी एक एग्जांपल देते हैं, फिर आपको ये बात समझ आएगी। एग्जांपल ऑफ ए डिसीजन ट्री। इसमें रिक्वायर्ड है हमसे ड्रा अ डिसीजन ट्री, इंक्लूड फिगर्स फॉर कॉस्ट, लॉस और प्रॉफिट ऑन द अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आपने ट्री की तरह इसको बनाना है। ठीक है, जैसे एक ट्री होता है ना, उसकी एक रूट्स होती हैं, फिर उसके ब्रांचेस निकलती जाती हैं, एंड सो ऑन, वो फैलता जाता है। तो ये आप एक समझ लेंगे एक ट्री है। ठीक है, आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। Beethoven has a new wonder product, the violin, of which it expects great things. At the moment, the company has two course of actions open to it: to test market the product or abandon it. क्या मार्केट प्रोडक्ट को मार्केट करें या उसको अबंडन कर दें? हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, इफ द कंपनी टेस्ट मार्केट्स इट, मार्केट में टेस्ट करने के लिए आते हैं, द कॉस्ट विल बी 100,000। क्या आएगी बेटा कॉस्ट? कब आएगी? जब आप उसको मार्केट करेंगे, यानी कि आप मार्केट में एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केट में फ्री सैंपल्स देंगे ताकि लोग उसको टेस्ट करें, एंड द मार्केट रिस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव विद प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0.6 एंड 0.4। जब मार्केट में आप ले गए तो पॉजिटिव चांसेस हैं 0.6 के और नेगेटिव चांसेस हैं 0.4 के। इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, the company could either abandon the product or market it at full scale। अब जब पॉजिटिव आया तो आप उस वक्त भी चाहें तो अपनी प्रोडक्ट को बंद कर दें, और चाहें तो उसको फिर फुल स्केल पे ले जाएं, फुल थ्रॉटल आप अपनी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें। इफ इट मार्केट्स द वायलेंट फुल स्केल, जब आप फुल स्केल पे जाएंगे, द आउटकम माइट बी लो, मीडियम और हाई। तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब आप फुल स्केल पे काम कर रहे हैं: लो, मीडियम और हाई। एंड द रिस्पेक्टिव नेट गेन और लॉसेस वुड बी 200 का लॉस हो सकता है, 200 का प्रॉफिट हो सकता है, और 1000 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, द रिजल्ट कुड रेंज फ्रॉम अ नेट लॉस ऑफ 200,000 टू अ गेन ऑफ 1 मिलियन। ये यूनिट्स में बता दिया गया था, और अगर आपने डॉलर्स में लेना है तो ये उसने उसकी वैल्यूज भी बता दी। These outcomes have probabilities of 0.2, 0.5 and 0.3। लो रहने का है 0.2, मीडियम रहने का है 0.5 और हाई रहने का है 0.3। अगर लो रहेगी तो आपका लॉस आ जाएगा, मीडियम रहेगी तो 200 यूनिट्स बिकेंगे, और अगर हाई डिमांड रहेगी तो 1000 यूनिट्स बिक जाएंगे। If the result of the test marketing is negative, अगर टेस्ट मार्केट क्या आ गया? नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थे, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया एंड द कंपनी गोज अहेड एंड मार्केट्स द प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड लॉसेस वुड बी 600,000। अगर मार्केट से रिस्पॉन्स आया है नेगेटिव और फिर भी आपने कहा नहीं चलो हम मार्केट में जाके अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो आपके लॉसेस हो सकेंगे 600,000 के। If at any point the company abandons the project, there would be a net gain of 50,000 from the sale of scrap. All the financial values have been discounted to the present। यानी कि फ्यूचर में एक काम होता है ना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो उन्होंने सारी उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दी है। ड्रा अ डिसीजन ट्री, इंक्लूड फिगर्स फॉर कॉस्ट, लॉस और प्रॉफिट ऑन द अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आइए देखते हैं कि उन्होंने ट्री कैसे बनाया है। जी बेटा, ये हमारे पास डाटा है, अभी इसको थोड़ा सा मैंने स्मॉल स्केल में किया है ताकि आपको ये डाटा समझ आए। The starting point for the tree is to establish what decision has to be made now. What are the options? First option है to test market or to abandon। पहला क्या केस था बेटा? To test market or to abandon।
और टेस्ट मार्केट के लिए आपको कितनी हाउस इंकर करनी पड़ेगी? 100,000। तो 100,000 आपको टेस्ट करने पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ द कंपनी टेस्ट मार्केट्स इट कॉस्ट वुड बी 100,000 एंड द मार्केट रिस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा। और प्रॉपर्टी क्या है? 0.6 एंड 0.4। तो हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, हमने टेस्ट किया, हमने 100,000 कॉस्ट लगाई, हम बी पे पहुंचे, हमारे पास पॉजिटिव है 0.6, नेगेटिव है 0.4। ओके, मैं इस लाइन को भी एक्सप्लेन करता हूं अभी हम यहां से इस तरफ चल पड़े। अब पॉजिटिव हुआ तो फिर क्या हो रहा था बेटा? इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव द कंपनी कुड आइदर अबंडन द प्रोडक्ट और मार्केट इट फुल स्केल। पॉजिटिव होने के बाद हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, हम मार्केट करें फुल स्केल पे या हम कर दें अबंडन। ओके, अगर करते हैं मार्केट एट फुल स्केल तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? लो, मीडियम और हाई डिमांड, तीन ऑप्शन है, लो, मीडियम और हाई डिमांड। लो पे बेटा क्या था? 200 का लॉस, -200। मीडियम पे 200 का प्रॉफिट और यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट। ओके, फिर हमें इसकी वो भी दे दी गई है प्रॉपर्टीज, दैट इज 0.2, दैट इज 0.5 और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? 0.3। ओके, तो ये पॉजिटिव के बाद अगर मार्केट किया फुल स्केल पे तो ये पॉसिबिलिटीज थी। और अगर हम अबंडन करेंगे तो अबंडन करते वक्त हमारे पास हमेशा क्या ऑप्शन है? इफ एट एनी पॉइंट द कंपनी अबंडन्स द प्रोडक्ट देयर वुड बी अ नेट गेन ऑफ 50। तो हमें यहाँ अबंडन करके 50 मिल रहा है। ओके, अच्छा बेटा, अगर हम नेगेटिव था तो फिर हमारे पास फिर दो ऑप्शन थे। इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग इज नेगेटिव एंड द कंपनी गोज अहेड, कंपनी फिर भी आगे जाती है तो कितने का लॉस होगा? 600,000 का। तो ये लॉस आ गया 600,000 का माइनस में। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम इसको अबंडन कर सकते हैं और अबंडन करेंगे तो क्या होगा? 50 का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, और इन एनी केस हम तो अबंडन कर नहीं सकते थे, तो हमारे पास टेस्ट करने के जाते या ना जाते, इस वक्त भी हम अगर अबंडन करते तो हम 50 का अबंडन कर सकते हैं। तो हमारे पास अबंडन की चॉइस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों जगह हमारे पास अबंडन की चॉइस है। ठीक है बेटा, तो ये डेटा है, इसकी वजह से हमने पॉसिबल आउटकम्स को प्लेस करना है और ये प्लेसमेंट कहलाती है डिसीजन ट्री। ये प्लेसमेंट कहलाती है डिसीजन ट्री। ओके जी बेटा, अब इसमें से कोई पॉइंट है तो बताएं। जी बेटा, ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज को रख देता है। इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और शेयर करूंगा जिसमें जिस तरह अभी हमने कल आपको होमवर्क दिया था ना और आपने उसमें कुछ चीज़ें सीख भी ली होंगी, अभी हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो बेटा, एक ये प्रोबेबिलिटी है, फिर इसके बाद फर्दर प्रोबेबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड सेकंड प्रोबेबिलिटी। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास क्या आती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हमारे पास क्या आती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जी बेटा, ये कहाँ पे यूज होता है? ये हमें बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम उन सारे ऑप्शंस को ना एक डायग्राम पे ले आते हैं। ठीक है, देखो क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ट्री इज टू एस्टैब्लिश व्हाट डिसीजन हैज टू बी मेड नाउ, व्हाट आर द ऑप्शंस। हमारे पास ये सारी इसने ऑप्शंस खोल दी। द आउटकम ऑफ द अबंडन ऑप्शन इज नॉन विद सर्टेनिटी। हम अबंडन तो किसी टाइम भी कर सकते हैं ना। There are two possible outcomes of the option to test market, positive response and negative response. Depending on the outcome of the test marketing, another decision will be then be made to abandon the product or to go ahead. जब हमने मार्केट किया तो हमारे पास फिर तीन पॉसिबिलिटीज थी कि हमारी डिमांड लो रहेगी, मीडियम रहेगी या हाई रहेगी, एंड सो ऑन। ठीक है,
तो कल इंशाल्लाह हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हम कंक्लूड कर सकेंगे कि हमारा सजेशन क्या होनी चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए। लेकिन आज हमने क्या सीखा है बेटा, जस्ट टू मेक अ डिसीजन ट्री। आज हमने ये डिसीजन ट्री बनाना सीखा है कि डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, कैसे इसकी ब्रांचेस बनेंगी एंड सो ऑन। ओके, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ जो कल हमने आपको दिया था। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला था 19.1। बेटा हर वक्त अबंडन कर सकते हैं। 19.1 आप लोगों ने किया है, इसका क्या आंसर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? आपको ये आंसर देख करने के बाद कोई कंफ्यूजन हुई तो बताएं। प्रॉफिट एलोकेशन आपको समझ नहीं आई है? अच्छा जी, ठीक है बेटा, आए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या दी गई है आपको, कॉस्ट। कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो ऑप्शन ए की कॉस्ट आ जाएगी, ऑप्शन बी की कॉस्ट आ जाएगी, ऑप्शन सी की कॉस्ट आ जाएगी, ऑप्शन डी की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ये है सारे की कॉस्ट। और आपको क्या क्या कहा गया है, अ मैनेजर हैज टू चूज बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स A, B, C and D and the probable outcomes of each option are as follows. All options will produce an income of 30,000. इनकम सारे केसेस में 30 ही है। तो बेटा जिसकी कॉस्ट कम होगी ना, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 19.1 का अगर हमने आंसर देखें तो ए की कॉस्ट आ रही है 20,850, बी की कॉस्ट आ रही है 20,500, सी की आ रही है 20,250 और डी की आ रही है 20,550। तो 30,000 में से जब आप इसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 9,150, 9,500, 9,750 एंड 9,450। जहां पे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वो आपकी चॉइस होगी। सिंपल इज डेट। ओके, जी बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क की तरफ जो इसी पेज पे था, जिसमें हम कर रहे हैं एलिमेंट्री रिस्क एनालिसिस। ये सेल्स दी गई है, प्रॉपर्टीज हैं और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है सेल्स की। तो सेल्स हम कितने यूनिट कर सकेंगे बेटा? एक्सपेक्टेड वैल्यू है 40,000 यूनिट सेल करेंगे। जब 40,000 यूनिट सेल हम करेंगे और एक यूनिट की सेल प्राइस है 10, ये दी गई है बेटा। तो 40,000 इंटू 10, 400,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कौन सी है? सिर्फ मटेरियल इज द वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल इज द वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ रही है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो 40,000 इंटू 6 टू 40,000। सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और हमें बता दी गई है फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 100,000। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 60,000। ये कब आएगा? जब हम लेके चलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज। हमने सेल्स की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है बेटा? जो फिगर्स हो उसको प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाती है। इस तरह हमने कॉस्ट की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, और सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो मटेरियल की कॉस्ट थी, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 60,000। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आए देखते हैं। बेशक यहाँ हमने कंट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है और हमारे पास सेल्स कितनी हो सकती है? 30,000 भी, 40,000 भी और 50,000 भी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 3 सेल्स के लेवल हैं, 30, 40 एंड 50। कहाँ पे दिया गया है ये देख लेते हैं, ये रहा 30, 40 एंड 50। ठीक है बेटा, तो इन तीनों लेवल पे क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट है हमारे पास। मटेरियल कॉस्ट बेटा हमारे पास तीन तरीकों से दी गई है। इट मे बी 4, इट मे बी 6, इट मे बी 8। जब ये 4 होगी तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? क्योंकि सेल प्राइस है 10
तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 6। ओके, जब वेरिएबल कॉस्ट होगी 6 तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4। जब वेरिएबल कॉस्ट होगी 8 तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 2। अगर बेटा हम 30,000 यूनिट सेल करेंगे और 6 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो तो 30 इंटू 6 180, 30 इंटू 4 120 एंड 30 इंटू 2 60। 40,000 यूनिट सेल करेंगे तो 40,000 इंटू 6 240, 40,000 इंटू 4 160 एंड 40,000 इंटू 2 80, 50,000 into 6 300,000, 50,000 into 4 200,000, 50,000 into 2 100,000। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया है? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया है? कंट्रीब्यूशन। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बेटा? तो आप ये देखें कि अगर हम हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट चली गई 8, कितनी चली गई? 8। तो 30,000 यूनिट सेल करके भी हमें लॉस होगा और 40,000 यूनिट्स सेल करके भी हमें लॉस होगा। क्यों बेटा? क्योंकि 30,000 पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है एट 8 वेरिएबल कॉस्ट 60 और फिक्स कॉस्ट है 100, तो हमें कितने का लॉस हो जाएगा? 40,000 का। और इस केस में लॉस हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है, मैं आराम से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। गिवन डेट फिक्स कॉस्ट आर 100,000, you can see from the table that Skiver will make a loss if material costs are 8 per unit and sales are either 30,000 or 40,000 per annum. The chance that one or other of these events will occur is 14% as calculated below. और ये 14% कैसे है देखते हैं बेटा। 30,000 जो यूनिट सेल होने हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 40,000 जो यूनिट सेल होने उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ये यहाँ पे दी गई है। 30,000 की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 40,000 की प्रोबेबिलिटी है 0.4। हमने ये प्रोबेबिलिटी लिख दी इसकी। मटेरियल कॉस्ट 8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? ये ऊपर क्वेश्चन में दी गई है। 8 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। 8 की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 0.2। तो 0.2 हमने यहाँ भी लिख दी, 0.2 यहाँ लिख दी। अब क्या किया बेटा? हम निकालते हैं फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। दिस इज इनिशियल प्रोबेबिलिटी, दिस इज सेकेंडरी प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। जब आप 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 0.06 और 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आएगी 0.08। इन दोनों को सम करेंगे तो दैट इज 0.14। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा लॉस आएगा, लॉस आने का प्रोबेबिलिटी है 14%। कितनी परसेंट है बेटा? 14%। However, there is a chance that sales will be 50,000 units. कितनी? 50,000 and material cost कितनी हो सकती है? 4. So that contribution would be 300,000 in total। और फेस कॉस्ट थी 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम एंड इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6%। वो कैसे पता लगेगा? देखो बेटा, 50,000 की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.3 और 4 होने की कॉस्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.2। तो 0.3 इंटू 0.2 किया दैट इज 6%। तो 2 लाख प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी है 6% और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है 14%। तो जो रिस्क अवर्स पर्सन होगा वो देखेगा कि भाई इसमें 14% चांस है लॉस होने का, वो कहेगा ये प्रोजेक्ट मुझे क्या है? अनएक्सेप्टेबल। रिस्क अवर्स वाले के लिए ये प्रोजेक्ट है अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि वो देख रहा है कि इसके अंदर 14% चांस है लॉस होने का। जबकि रिस्क सीकर क्या कहेगा? ओ भाई इसमें तो 2 लाख प्रॉफिट कमाने का चांस है। ठीक है, कितना? 2 लाख प्रॉफिट कमा लूंगा मैं, बेशक उसकी प्रोबेबिलिटी हो 1%, 0.5%। रिस्क सीकर उसकी तरफ जाता है। और रिस्क न्यूट्रल क्या करेगा बेटा? रिस्क न्यूट्रल वाला क्या करेगा? वो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो हमने निकाला था
दैट इज 60,000। जो रिस्क को न्यूट्रलाइज करता है, वो जो हमने ये आंसर निकाला था ना 60,000, वो इसकी तरफ जाएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है मुझे कि 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बच्चों के क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी 0.2 बेटा हमें दी गई है मटेरियल के केस में। अतीब साहब, अच्छा न्यूट्रल का भी समझा देता हूँ। अतीब साहब ये दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 8 की भी 0.2 है और 4 की भी 0.2 है। ये प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है अतीब साहब, चलो शाबाश, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, सादिक साहब को न्यूट्रल का समझा दें। न्यूट्रल वाला क्या करता है बेटा? न्यूट्रल वाला तीन सिनेरियोज होते हैं हमारे पास, रिस्क अवर्स, रिस्क सीकर और रिस्क न्यूट्रल। रिस्क अवर्स क्या करता है? रिस्क को अवॉइड करता है, कहता है भाई इसमें 14% चांस है लॉस का, मैं ये काम नहीं करूंगा। रिस्क सीकर क्या करता है कि वो एनी पॉसिबिलिटी देखता है जिसमें वो प्रॉफिट कमा सके। और रिस्क न्यूट्रल चलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने देखा था कि कैसे आई थी, दैट इज सेल्स की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली, वेरिएबल कॉस्ट की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली। सेल्स थी 40,000 यूनिट्स, सेल प्राइस है 10, 400,000, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वेरिएबल कॉस्ट की 6, तो 40,000 इंटू 6 टू 40,000। और इस केस में आ रहा है कि हम प्रॉफिट कमा लेंगे 60,000। ओके। अच्छा जी, नासिर साहब का है वी टेक ज्वाइंट प्रॉपर्टी। जी बेटा देखो ना, यहाँ पे सेल्स की अलग प्रॉपर्टी है, वेरिएबल कॉस्ट की अलग प्रॉपर्टी है, तो हमें ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट होमवर्क के ऊपर, दैट इज ये हमारे पास था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस एंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कल आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चन के ऊपर टाइम जाया नहीं करता, इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक प्राइस है 5.75, एक प्राइस है 6.25। ठीक है बेटा, जब आप प्राइस रखेंगे 5.75, ठीक है, ये अब सॉल्व कर रहे हैं प्राइस 5.75 के साथ। सेल्स डिमांड हमें दी गई है 35,000 भी है, 40,000 भी है और 50,000 भी है। सेल्स डिमांड क्या है? 35,000, 40,000 और 50,000। ओके, इसकी प्रॉपर्टी दी गई है 0.25, इसकी प्रॉपर्टी है 0.6 और इसकी प्रॉपर्टी है 0.15। बेटा ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए? 1। ओके, अच्छा अब हमें ये बताया गया बेटा, तो ये बताया गया था 0.25, 0.6 और 0.15। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ना मुख्तलिफ वेरिएशन हैं, 4.9 भी हो सकती है, इट मे बी 5.2 और इट मे बी 4.75। ठीक है, मोस्ट लाइकली है 4.9, जिसकी प्रॉपर्टी है 0.75। हाई भी जा सकती है, दैट इज 5.2, उसकी प्रॉपर्टी है 0.15। और लो भी हो सकती है, दैट इज 4.75, उसकी प्रॉपर्टी है 0.1। ठीक है, तो हम इसी के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटा देखो क्या किया, 5.2 की भी वैल्यू ले ली हमने, 4.9 की भी ले ली और 4.75 की ले ली। 5.2 की प्रॉपर्टी है 0.15, ये दी हुई है। 4.9 की प्रॉपर्टी है 0.75 और 4.75 की प्रॉपर्टी है 0.1। तो एक प्रॉपर्टी बेटा ये आ गई, एक प्रॉपर्टी ये आ गई। जब प्राइस हो 5.75 और वेरिएबल कॉस्ट हो 5.20, तो यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगा 0.55। 5.75 माइनस 5.2, दैट इज 0.55। ओके, और हम कितने यूनिट बेच रहे हैं बेटा? 35,000 यूनिट्स। तो 35,000 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.25। ये 1000 पे फिगर है, तो हम लिख देते हैं 19.25। इसी तरह जब वेरिएबल कॉस्ट होगी 4.9, प्राइस है 5.75, 5.75 में से 4.9 लेस करेंगे तो यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.85। ओके बेटा, और हम कितने यूनिट बेच रहे हैं? 35,000। तो 35,000 को जब 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 29.75। ओके, लाइक वाइज वेरिएबल कॉस्ट हमने रखी 4.75, 5.75 में से ये माइनस करेंगे तो यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया 1, और 35,000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो 35,000 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद आती है बेटा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। वो कैसे आएगी? दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से तो ये बन गया 0.0375। ओके, इस तरह सारे प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 0.25 इंटू 0.15, 0.25 इंटू 0.75, 0.25 इंटू 0.1, ये कम्बिनेशन खत्म हो गया। फिर 0.6 इंटू 0.15, 0.6 इंटू 0.75, 0.6 इंटू 0.1, ये कम्बिनेशन आ जाएगा। फिर 0.15 इंटू 0.15, 0.15 इंटू 0.75, 0.15 इंटू 0.1, ये कम्बिनेशन आ जाएगा। अब बेटा आप जब इसका सम करोगे ना, इस सारे का सम भी 1 आएगा, इस सारे का सम भी 1 आएगा। जॉइंट प्रॉपर्टीज का सम भी 1 होता है, और जब आप इस कंट्रीब्यूशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, और इस प्राइस पे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 33,005, 33,005। ओके बेटा, कोई बोरिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दफा इस कैलकुलेशन को आप समझ लोगे ना तो कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बोरिंग समझते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आ गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया 5.75 से। अब बेटा सेम इसको सॉल्व करेंगे 6.25 के साथ, जो कि नेक्स्ट पेज पे हुआ है। दिस इज विद 6.25, सेम वही किया गया। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है बेटा 27.06, 27.06। तो किस में ज्यादा आ रही है? 5.75 के साथ ज्यादा आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट दोनों सूरतों में सेम है, दैट इज 27,200। तो जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको हम ऑप्ट करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में, on the basis of EVs alone, a price of 5.75 is preferable to a price of 6.25, since this offer an expected value of contribution of 33,000 and so a profit of 5,805, where a price of 6.25 offers a contribution of 27,000 and a loss of 140 क्योंकि फिक्स कॉस्ट है 27,200। ठीक है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा इन सबको सम करके आई है। बिलाल सिद्दीकी साहब, जी बेटा, ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं? यहां तक आपने देखा था जॉइंट प्रॉपर्टी आ गई थी, टोटल कंट्रीब्यूशन को हमने इस जॉइंट प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई बेटा 19.25 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये वैल्यू आई, और इन सबको सम कर दिया है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन एट 5.75। इसी तरह हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन निकाल ली है एट प्राइस 6.25, उस पर ये आ गई। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा आएगी उस क्वेश्चन को हम उसको हम प्रेफर करेंगे और दूसरे वाले को प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया जाएगा बेटा कि हमारे पास ये प्राइस का ऑप्शन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्राइस है तो ये प्रॉपर्टीज हैं। आप देखें प्राइस क्या थी कम, तो सेलें ज़्यादा हो रही हैं। जब आप प्राइस ज़्यादा कर देते हैं तो सेल्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और ये वेरिएबल कॉस्ट के मतलब भी प्रॉपर्टीज दी गई थी। तो इस तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये कल आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया था, तो होपफुली अब आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके होंगे। ठीक है बेटा, जी बेटा, आपको जिस मेथड से आसान लगे आप उस मेथड से करें। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज के मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन होमवर्क होगा मैं कोशिश करूंगा आज इंशाल्लाह प्लेस कर दूं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।